चलिए, अब रिकॉर्डिंग भी हो रही है और आप एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, हाँ बताएं। कहाँ से दे देंगे? हमने दे दिए हैं उनको, नानी को। नानी से लो, खर्च हो गए तो उनसे लो। हमने उनको दे दिया। क्यों खर्च किए? उनके बाल नोचो सर के। खर्च कैसे कर दिए उन्होंने? तुम्हारे हिस्से कैसे खर्च कर दिए? ठीक है, अभी हम क्लास ले रहे हैं, फिर बात करेंगे आपसे। अभी हम क्लास ले रहे हैं, अभी हम क्लास ले रहे हैं, फिर बात करेंगे। हाँ चलिए, तो जो प्रॉब्लम है, चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। अब की बार प्रॉब्लम लेंगे हम मिनिमाइजेशन से संबंधित। तो मिनिमाइजेशन का एक क्वेश्चन लेते हैं। मिनिमाइजेशन में हमारे पास एक क्वेश्चन है, मिनिमाइजेशन लिखा हमने, मिनिमाइजेशन z और इक्वल टू 40 x1 24 x2, और फिर इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिखा जाएगा, और उसमें आपके पास इक्वेशन है 20x1 प्लस 50x2, और ये हो जाएगा आपका 4800। एक इक्वेशन दे रखी है 80x1 प्लस 90x2 7200, और x1 कामा x2 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये आपके पास कौन सा केस है बच्चों? प्राइमल केस है। और क्वेश्चन लिख के आएगा चेंज इट इनटू ड्यूल प्रॉब्लम। तो देखिए, ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या बताया, मिनिमाइजेशन है तो क्या करेंगे हम यहाँ? मैक्सिमाइजेशन। तो मैक्सिमाइजेशन में देखिए यहाँ पर कितने आपके पास कांस्टेंट हैं? 2 कांस्टेंट। इसका मतलब आपके पास 2 वेरिएबल लिखे जाएंगे। 2 वेरिएबल मतलब एक y1 और एक y2। लेकिन इनके साथ आएगा कौन सा नंबर? तो पहला आएगा 4800 प्लस 7200। बात समझ आ रही बच्चों? ये वैल्यू यहाँ पे रखी जाती हैं। फिर सब्जेक्ट टू कांस्टेंट की बात करें तो वहाँ पर हमने आपको जैसा बताया कि आप पहले इन नंबरों को ऐसे लिख लीजिए 80 90, और फिर इनका क्या कर लीजिए? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब हो गया टू चेंज रो इनटू कॉलम। जो कॉलम में है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए, ये आपका रो में था, ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ पर चूंकि हमने y1 y2 2 वेरिएबल लिए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे y1 यहाँ पर हम लिख देंगे y1, और y1 के साथ में क्या लिखा जाएगा? 20। फिर दूसरा आपका आ जाएगा 20, फिर 80, और ये हो जाएगा आपका y2। फिर लिखेंगे 50, ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका y2। चूँकि ये मैक्सिमाइजेशन का केस है तो ये लेस और इक्वल में चला जाएगा, और इसके इक्वल में क्या वैल्यू रखेंगे? ये 40 और ये 24। ये 40 हो गया और ये 24, और यहाँ क्या लिख देंगे? y1 y2 ग्रेटर इक्वल टू 0। बात समझ आई कि नहीं बच्चों? बताएं। जी सर। इसमें कुछ भी नहीं है। अब जो केस आएगा वो थोड़ा सा समझने वाला होगा आपका। तो आइए थोड़ा सा एक चेंज केस लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन है आपका मैक्सिमाइजेशन का, और इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 22x प्लस 30y प्लस 25z। ठीक है। दूसरा आपका सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो बनेगा वो आपका दिया है 2x प्लस 2y लेस और इक्वल टू 100, और 2x प्लस y प्लस 2z लेस और इक्वल टू 100, और तीसरी आपकी क्वेश्चन है 2x प्लस 2y प्लस 2z ग्रेटर और इक्वल टू 100। और जहाँ आप जानते हैं x y z क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल टू 0। इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को? बताइए।
ये तो हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन जिसमें, अच्छा आप इसमें बता सकते हैं क्या चेंज है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन केस में ये इक्वेशन सही है, ये भी सही है, ये गड़बड़ है, यस या नो बताएं। हेलो, यस सर। इसमें जो है वो थर्ड इक्वेशन देखिए उसके अकॉर्डिंग नहीं है, मैक्सिमाइजेशन के केस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले मॉडिफाई करेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट चेंज प्राइमल प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो आप मैक्सिमाइजेशन जो सही है बिल्कुल वैसे का वैसे लिख दीजिए। अभी हम देखिए ड्यूल प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम केवल इनकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं। अब दूसरा हमारे पास है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, तो उसमें हमने ये लिखा, ये सही है हमारे पास इक्वेशन, हमने कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड इक्वेशन वो भी हमारी सही है, इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन जो थर्ड इक्वेशन आ रही है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम माइनस का इनटू कर देंगे। तो आपने एक नियम पढ़ा होगा कि जैसे ये कहीं x प्लस वाई लिखा हो और ये 4 हो, अगर हम दोनों तरफ माइनस इनटू कर दें तो फिर ये साइन पलट जाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे 5 इज़ ग्रेटर देन 3, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम दोनों तरफ माइनस इनटू कर दें तो देखिए क्या होगा। अब ये हो जाएगा कि नहीं, इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं बताइए। यस सर। ये बहुत ही कॉमन सा 6 स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है इनइक्वलिटी का। यहाँ पे ऐसे होता है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर हम इसको दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर उस केस में ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, मतलब साइन रिवर्स हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। देखिए किस प्रकार से, आइए समझते हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या होगा, 2x माइनस में, फिर माइनस का 2y, माइनस का 2z, और ये साइन पलट के हो जाएगा 100। और अब आप इसको, अब देखिए आपके पास मिल गया एक्स वाई जेड ग्रेटर इक्वल टू 0। अब आपकी ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गई कि नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये फॉर्म होती है जो यहाँ पर हमने आपको बताई, जो आपका पहले 2 क्वेश्चन हमने बताए ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाले थे। तो ये जो आपको प्राप्त हुआ ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के केस में ज़रूरी है कि अगर केस मैक्सिमाइजेशन का हो तो वो प्रॉपरली वे में लिखा गया हो, अगर केस मिनिमाइजेशन का हो तो वो प्रॉपरली वे में लिखा गया हो। अब आगे जो आता है उसको देख लेते हैं। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, अब लिखेंगे सो इट्स ड्यूल प्रॉब्लम। तो इसकी ड्यूल प्रॉब्लम क्या होगी, तो इसकी ड्यूल प्रॉब्लम के लिए जो हम लिखते हैं उसको ज़रा समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम मिनिमाइजेशन, मिनिमम और z, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह का स्टार बना देंगे, इक्वल का साइन लगा। हमने आपको अभी बताया कि जो हम लिखेंगे यहाँ पर कितने वेरिएबल लिखें, तो आप मुझे बताएंगे कि कितने वेरिएबल लिखने चाहिए हमें, बताइए बच्चों। यहाँ पर हमें कितने वेरिएबल लिखने चाहिए, मतलब y1 y2 y3 कितने लिखने चाहिए बताइए। 3 वेरिएबल सर। 3 वेरिएबल, क्यों बेटा 3 लिखने चाहिए। सर इसमें x भी है, y भी है, z भी है, 3 इसमें है और इसमें अलग अलग डिफरेंस दिए रखे हैं ना, तो इसलिए 3 लिखे। क्योंकि 3 देखिए वेरिएबल आते हैं कांस्टेंट से, और हमारे पास कांस्टेंट कितने हैं, 1 2 3, तो 3 वेरिएबल आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखिए, और उन जो कांस्टेंट हमारे पास हैं उन पे हम कोफिशिएंट में क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 100 y1, 100 y2 माइनस 100 y3, ये हो गया आपका। फिर अब आ जाते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम पहले जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी भी इक्वेशन हो उसको आप इस रूप में लिख लीजिए, 2 2 0
2 1 2 फिर -2 -2 -2 लिख दिया हमने। और इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? ट्रांसपोज में। ट्रांसपोज का मतलब जो रो है उसको आप जो रो है वो कॉलम में, जो कॉलम है वो रो में। यस, एक ही काम करेंगे तो अपने आप दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। यस सर। अगर हम रो को कॉलम में बदलेंगे तो वो अपने आप ही चेंज हो जाएगी दूसरी। तो ये आ गया सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। अब इसमें लिखने का तरीका देखिए क्या है। चूंकि ये मैक्सिमाइजेशन था, मिनिमाइजेशन हो गया। ग्रेट। अब हम लिखते हैं यहाँ पर 2y1 + 2y2 - 2y3। फिर लिखेंगे 2y1 + y2 - 2y3। फिर ये 0 तो ख़त्म ही कर दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है लिखने की। 2y2 - 2y3। अब बच्चों ये है केस मिनिमाइजेशन का। तो मिनिमाइजेशन में हम जानते हैं कि ये साइन किधर क्यों लगता है? अंदर की ओर। और यहाँ पे इक्वल में हम क्या लिखेंगे? कोई बताएगा हमें? ग्रेटर और इक्वल के यहाँ पर हम क्या लिखें? किस पॉइंट को लिखें यहाँ पर? एनीवन? 22, Yes. 30 और 25। करेक्ट। 25। 22, 30 एंड 25। वेरी गुड। तो ये आपका बन गया। और यहाँ लिख देंगे y1, y2 एंड y3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि जो हमारी कंडीशन थी वो पूरी हो रही कि नहीं। सबसे पहले, और कंडीशन चेक होती है हमेशा याद रखिए जो आपके पास ओरिजिनल प्रॉब्लम होती है उससे। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। मैक्सिमाइजेशन का केस, गुड। मिनिमाइजेशन बदल गया, ठीक है। फिर सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, आपके पास 3 इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 वेरिएबल हैं यहाँ, 3 इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। और ये आपका केस मैक्सिमाइजेशन का था, आपका केस किससे बदल गया? मिनिमाइजेशन में। इसका मतलब जो आपने लिखा ड्यूल प्रॉब्लम वो करेक्ट है। इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर। ग्रेट। अब हम यहाँ पर एक थोड़ा सा और एक अपग्रेड करते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी नहीं आने वाले एग्ज़ाम में। आप लोग इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं तो टफ ही देने चाहिए। देखिए अब क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको एक बताने जा रहे हैं, इसको ज़रा समझिएगा। और ये जितना भी है वो सबकी रिकॉर्डिंग हो रही, जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये मिनिमाइजेशन का केस है। मिनिमाइजेशन z इक्वल टू x1 + 2x2। और फिर आपका आ गया सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। तो इसमें हम लिखेंगे 2x1 4x2 और ये बच्चों आ जाएगा 160। ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। x1 - x2 30 और अगला जो है आपका x1 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 10 और x1, x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये आपके सामने केस है। अब मुझे आप बताइए यहाँ पर इसको चेंज किस में करना है हमें? ड्यूल प्रॉब्लम में। इसको चेंज करना है हमें ड्यूल। ठीक है। अब तो ड्यूल प्रॉब्लम में कैसे बदलेगा? सबसे पहले क्या देखिए, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? मिनिमाइजेशन तो चलो ओके है, लेकिन मिनिमाइजेशन में केवल ये आपका सही फॉर्म में है, ये दोनों ही गड़बड़ हैं, है कि नहीं? यहाँ पर यस या नो? यस सर। यस। यस सर। तो आप देखिए अभी हमने रूल आपको बताया था कि अगर इक्वल हो तो वो किस में बदल जाता है? अनरिस्ट्रिक्टेड में। यही तो बताया आपको, इक्वल वाला अनरिस्ट्रिक्टेड। तो सबसे पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टू चेंज इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर्म। ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पहला तो आपका सही है, मिनिमाइजेशन z, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, x1 और 2x2। ठीक है। दूसरे में ये गड़बड़ कर रहा है क्योंकि मिनिमाइजेशन में साइन इस तरफ होता है, ग्रेटर की तरफ होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको माइनस से इनटू कर देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट और माइनस इनटू करोगे तो ये आ जाएगा 2x1 - 4x2 और ये साइन पलट गया माइनस का 160। ये चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर।
और अब देखिए ये जो, अच्छा इक्वेशन आप नहीं बदल सकते, इक्वेशन आप वैसी रखें। अब यहाँ पर अब मेन चीज़ है जो आपको सीखनी है कि अगर ऐसा केस हो तो क्या करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हेयर x1 माइनस एक्स टू इक्वल टू 30 है। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, समझिएगा कैसे। इसको हम लिख सकते हैं कि x1 माइनस एक्स टू जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 30 हो सकता है, या x1 माइनस एक्स टू जो है वो लेस और इक्वल टू 30 हो सकता है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप हमेशा अगर मिनिमाइजेशन का केस है तो इक्वल वाले पार्ट में सबसे पहले आप मिनिमाइजेशन के अकॉर्डिंग वाला साइन लगाएंगे, ये याद रखना होगा आपको। सर एक बार और बता दीजिए। आई रिपीट, अगर आपके पास मिनिमाइजेशन का केस है तो आप पहले इसको नहीं लिखेंगे, इसको मतलब इसको नहीं लिखेंगे पहले। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये साइन कौन सा है, लेस देन वाला है। और आप कौन सा साइन लिखेंगे, क्योंकि जो केस आपका मिनिमाइजेशन का है तो मिनिमाइजेशन में फर्स्ट प्रायोरिटी किस साइन की होती है, इस साइन की। ग्रेटर तो आप ग्रेटर देन। ग्रेटर वाली, तो आप इसको पहले लिखेंगे, इसीलिए हमने इक्वेशन यहाँ पर पहले लिखी है ये। ठीक, अगर यहाँ पर ये मैक्सिमाइजेशन का होता तो इस वाले को हम पहले लिखते, इसको पहले लिखते और इसको बाद में लिखते। बात समझ आई हमने क्या कहा? जी सर। वैसे ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तो वहाँ भी आप इसको पुनः देख सकते। तो ये हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया और फिर हम लिखेंगे वी कैन राइट, फिर हम लिखेंगे रिवाइज्ड प्राइमल प्रॉब्लम। रिवाइज प्राइमल प्रॉब्लम की बात करें तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा क्या, मिनिमम z इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2, फिर सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। तो पहली वाली क्वेश्चन तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है, इसको ही लिख देंगे। अभी देखिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ही मेंटेन कर रहे हैं, अभी ड्यूल प्रॉब्लम तक तो हम पहुँचे ही नहीं हैं, अभी केवल और केवल स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन हो रही है। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन आएगी वो हम लिखेंगे x1 माइनस एक्स टू ग्रेटर और इक्वल टू 30। फिर अगली वाली इक्वेशन लिखे। अब देखिए ये आ गया ना आपके पास यहाँ पर। अब दिक्कत ये है कि ये तो यहाँ नहीं होना चाहिए, तो हम माइनस से इंटू करके लिख देंगे इसको, तो हो जाएगा माइनस प्लस का x2 और ये माइनस का 30। बात समझ में आई हमने क्या किया यहाँ पर? यस सर। क्योंकि अब ये तो पुराना केस बन गया, पुराना केस जब भाई मिनिमाइजेशन का केस है तो सारे साइन सारे साइन इस तरह के होने चाहिए। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा साइन आ जाता है तो उसको इस साइन में बदलने के लिए हम माइनस से इंटू कर देंगे, तो वही हमने यहाँ पर इंटू कर दिया है। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन तो आपकी बिल्कुल सही लिखी है, उसको तो हमें बदलना ही नहीं है, वो हो गया 10। और लास्ट लिख देंगे x1 कामा x2 और ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये देखिए आपकी रिवाइज्ड प्राइमल प्रॉब्लम दैट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारी किस में होगी? अभी कौन लेट आ रहा है भाई? ये सब नेटवर्क इनका पुअर रहा इसीलिए लेट हो गए ये सब के सब। स्क्रीन दिख रहा है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है, अब हम इसका क्या बनाएंगे? ड्यूल फॉर्म। तो लिखेंगे ड्यूल। सर हाँ बताएं। सर ये जो आपने मतलब बताया, ये जो आपने दो बताया अलग अलग इक्वेशंस को इस तरह लिख सकते हैं एक इक्वेशन को। यस। तो सर जो आपने अगेन जो लिखा आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड टू कांस्टेंट में, तो वहां पे सर ऑलरेडी अगर ग्रेटर लिखा है, ऑलरेडी ग्रेटर देन गिवन है, तो सर फिर हम उसको माइनस से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे उसमें? नहीं, इस वाले में हम कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो वैसा का वैसे ही है। यहाँ पे नहीं सर, नीचे जो स्टैंडर्ड यहाँ हाँ, ये लिखा है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है इस वाले को। ओके सर, ओके क्योंकि देखो ओके। ये अगर हम वैसे लिख देंगे तो प्रॉब्लम तुम्हारी पुरानी रह गई। जी सर, जी तो सर, समझ जैसे गए। हमने ये 160 वाले को मल्टीप्लाई करके रखा, तो जी मल्टीप्लाई क्यों किया दोनों तरफ माइनस से, जिससे कि हमारा ये मिनिमाइजेशन का केस बने। तो ये तो जी हमारा मैक्सिमाइजेशन में जा रहा है ना, और ये क्यों जी इसमें सर। जा रहा है? क्योंकि इसकी कंडीशन ये है कि ये हमेशा दो केस को लेके चलता है इक्वल वाला, या तो जी ये सर। होगा या तो ये होगा। बात समझ तो में आई यहाँ ना? पे सर दोनों आपने मतलब यहाँ पे जो इक्वल में दे रखा था, तो उसको जब हम इस तरह से कन्वर्ट किए ग्रेटर और लेस में, तो ये सर दोनों लेंगे फिर सॉल्व दोनों करते दोनों टाइम पे? दोनों 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 लेंगे, दोनों ओके लेंगे, सर, ओके, दोनों थैंक यू। लेंगे, दोनों लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया -30,
और माइनस से क्यों गुणा किया, क्योंकि ये पुराना केस था। अब देखिए ड्यूल फॉर्म लिखने जा रहे हैं, तो ड्यूल फॉर्म में सबसे पहला काम मैक्सिमाइजेशन, और यहाँ हम स्टार बना देंगे। इक्वल में सबसे पहले देखिए आपके पास कितनी इक्वेशन है, 1 2 3, 3 इक्वेशन है, तो कितने वेरिएबल, 3 नहीं 4, 1 2 3 4 हैं। देखिए बच्चों, यस 1 सर 2 4 है। 3 4, तो हमारे पास यहाँ जो वेरिएबल होंगे वो कितने होंगे, 4। अब 4 को लिखेंगे कैसे, तो पहला हो जाएगा 160y1, दूसरा हो जाएगा 30y2, तीसरा हो जाएगा, एक सेकेंड, -30y3, और फिर जो हम लिखेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा +10y4, ये आपका बन गया। क्लियर। अब हम यस लिखेंगे सर। अपना, चूंकि मैक्सिमाइजेशन का है, अब हम लिखने जा रहे हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमने आपको बताया सबसे पहले, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख दें जिससे कि ट्रांसपोज करना आसान हो जाए। 1 -1 -1 1 1 और 0। क्लियर। आप देख सकते हैं यहाँ -1 -4 1 Yes, -1 -1 1 और 1 और 0। इसको हम किस में बदल देंगे, ट्रांसपोज में। तो ट्रांसपोज में बदलने का क्या तरीका है, जो रो हो उसको कॉलम में बदल दो। है बहुत छोटी चीज़, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तब आप कर पाए, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, यही चैलेंज है पढ़ाई का। अब हम इसके बाद इसको देखते हैं, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में लिखा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं y1 हम लिखेंगे, y1 के साथ इनटू में क्या आ जाएगा, -2, तो सीधा सीधा हम -2 लिखते हैं, -2y1 प्लस का y2 माइनस का y3 और प्लस का y4, फिर माइनस का 4y1 माइनस का y2 प्लस का y3, और ये 0 हो जाएगा। 0 आप समझ गए होंगे, y4 0 है तो ख़त्म। क्योंकि आपका केस मैक्सिमाइजेशन का है, इसलिए यहाँ साइन ऐसा आएगा, और इसके इक्वल में हम क्या लिखेंगे, 1 और 2, और यहाँ आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, अब जरा समझिएगा जो हम इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे इसको जरा y2 और y3 और y2 और y3 को गौर से देखिए आप, इन दोनों में केवल एक माइनस का ही अंतर दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर ये प्लस y2 माइनस y3, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो y2 माइनस y3 हो जाता है ये। क्लियर। आप ये देखिए इन दोनों को कि यहाँ y2 माइनस y3 और यहाँ पर -y2 प्लस y3 है। एक चीज़ और समझिए यहाँ पर, चूँकि आपके जो केस में यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ था, जो कि क्या बता रहा है, इक्वल है, तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा अनरिस्ट्रिक्टेड लेना पड़ेगा। अनरिस्ट्रिक्टेड कैसे चुना जाता है, अनरिस्ट्रिक्टेड के केस में हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हम यहाँ लिख देंगे y डैश इज इक्वल टू y2 माइनस y3, और हमने y2 माइनस y3 क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों में ही उपलब्ध है। और यहाँ हम आगे लिख देंगे हेयर y डैश भी अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड इसलिए होता है कि देखिए y2 बड़ा हो गया और y3 छोटा हो गया तो रिजल्ट कुछ और आ जाएगा, अगर y2 छोटा हुआ y3 जो बड़ा हुआ तो रिजल्ट कुछ आएगा, मतलब दोनों केस बन सकते हैं, इसीलिए इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जबकि आप देखिए यहाँ पर पाबंदी होती है कि x1 और y2 का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो, लेकिन यहाँ पर माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड। तो जब ये अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे y1 कामा y डैश और y4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अभी लेकिन ये आपका आंसर नहीं बना, उसका रीज़न ये है कि आप जरा गौर से अपनी प्रॉब्लम को देखिए। आपकी प्रॉब्लम में कितने वेरिएबल हैं, 2, और यहाँ पर कितने कांस्टेंट आ रहे हैं, 2। ठीक है, 2 कांस्टेंट 2 वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कितने आपके कांस्टेंट हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कितने आ रहे हैं, 4, 1 2 3 और 4 आ रहे हैं कि नहीं, बताइए। 1 2 3 4, या यहाँ देख लीजिए 1 2 3 और y4 लिखा नहीं, वो 4। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपको कांस्टेंट, जितने वेरिएबल हो उतने ही कांस्टेंट होने चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ, या जितने कांस्टेंट है उतने ही वेरिएबल होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट के रूप में है 1 2 3, तो वहाँ पर वेरिएबल भी यहाँ 3 होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पर y डैश की एंट्री होती है। तो फिर हम लिखेंगे
रिवाइज्ड ड्यूल प्रॉब्लम। तो उस केस में आप फिर लिखेंगे यहाँ मैक्सिमम z स्टार इज इक्वल टू -160y1। और आप देखिए इन दोनों में से जब आप 30 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30y डैश और प्लस 10y4। और फिर हम यहाँ लिख देंगे फिर यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट और उसमें आ जाएगा आपका -2y1। इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे y डैश और प्लस y4 लेस और इक्वल टू 1। और यहाँ पर जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का y डैश और इक्वल टू 2। और लास्ट में हम लिख देंगे। अब इसमें एक चीज़ और, क्योंकि आपके पास क्या था इक्वेशन में पहले से इक्वल था, एक साइन में देखिए यहाँ पर इक्वल था, तो इक्वल अगर होता है तो क्या क्या आना चाहिए। देखिए यहाँ पर शुरुआत में लिखा है अगर इक्वल है तो लिख के आना चाहिए, कहाँ गई रूल, ये देखिए इक्वल अगर है यहाँ पर तो लिख के आना चाहिए क्या अनरिस्ट्रिक्टेड। तो देखो यहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड आया कि नहीं, देखिए अनरिस्ट्रिक्टेड आ गया रिजल्ट में आपका। देखिए y डैश क्या है आपका अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर हो गया आपका 2 और लास्ट में लिख देंगे y1 कामा y4 ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड y डैश बी अनरिस्ट्रिक्टेड। ये आपका आंसर आया, ये यहाँ पर इसका आंसर बनेगा, तब ये करेक्ट माना जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन बताइए। हालांकि इसकी रिकॉर्डिंग आपको देंगे तो आप कई बार इसको समझ सकते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो 3 प्रकार के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। पहला जो टाइप है आपके क्वेश्चन का वो है सिंपल सा स्टैंडर्ड फॉर्म मैक्सिमाइजेशन। दूसरा जो आपका है वो पहला आपका मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन। फिर थर्ड टाइप का हमने जो क्वेश्चन लिया उसमें इक्वल का ये मिक्स्ड साइन का आया, मिक्स्ड इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आया। फिर हमने आपको इक्वल वाला बताया। अब कल के टर्म में हम आपको डिस्कस करेंगे कि पहले से वो क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो आपको किस में बदलना पड़ेगा उसको, इक्वल में। तो होपफुली आज आपको ये क्लास में ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताएं। और बहुत ही कम बच्चे जुड़े हुए हैं, 15 ओनली। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को बताइए। यस सर। और कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। अभी कोई जाएगा नहीं, पहले अटेंडेंस ले लें उसके बाद आप अटेंडेंस लेने के लिए क्या करना होगा। देखिए जितने बच्चे हैं सबका अटेंडेंस सब कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से। देखिए अनामिका यादव है, अनूप, ये अनम्यूट कर लें बच्चों जो भी। अनामिका यादव, अनूप पाल, आवेश कनौजिया, आयुषी सिंह, यस सर। ये तो हमारे ही नाम है। दिव्या तिवारी, जयदीप, कमलेश, बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, केवल नाम आप डिस्प्ले पे देखिए। स्क्रीन विजिबल हो रहा है कि नहीं। पारुल यादव, प्रज्ञा पांडे, प्रांजल, राखी, रोशनी, साक्षी, सपना, सौरभ, सविता, शिवानी और ये की पिन करके कोई है आई डोंट नो, राकेश, साक्षी और संदीप। तो ये इतने बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सबका हमने ले लिया CSV फाइल में, इनको हम स्टोर कर लेते हैं जिससे कि तो कुल मिला के इस प्रकार से आप अपनी क्लास को पर डे जब तक कि ऑफलाइन मोड में चालू नहीं हो जाएगा तब तक आप इस तरह से अटेंडेंस और ये चीज़ें कर सकते हैं। तो होपफुली आज आपको समझ में आ गया होगा। कल इसी समय आगे की चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे और इनको रिवाइज करके जितने क्वेश्चन बताए इन्हीं को कई बार लगाइएगा, 2 से 3 बार लगाइएगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास ये वीडियोज आपने YouTube पे अपलोड किया है? नहीं, अभी तो बेटा हमने यहीं पर रखा है। अब अभी तो ये रिकॉर्डिंग हो ही रही है।